स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए नया कंसेप्ट, नई चीज़ें आ रही है। जो अभी हमारा यूनिट चल रहा था वो है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें हमने मनी कर लिया और बैंकिंग में हमने कमर्शियल बैंक के लिए आपके पास वीडियो अवेलेबल है। आज हम सेंट्रल बैंक करने जा रहे हैं और सेंट्रल बैंक में आपको सेंट्रल बैंक से रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस में है वो आज हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th, और हमारा जो चल रहा है वो मनी एंड बैंकिंग, जिसमें हम बैंकिंग पार्ट 2 कर रहे हैं। बैंकिंग पार्ट 2। आज हम करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, इससे लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कमर्शियल बैंक के मैंने डेफिनेशंस बताए आपको और भी उसके फंक्शंस बताए। तो आज सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक को इन इंडिया बेसिकली हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। क्या? आरबीआई के नाम से भी हम जानते हैं सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक है क्या? तो सेंट्रल बैंक को देखोगे आप, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, सेंट्रल बैंक इज फाइनेंशियल एपेक्स इंस्टीट्यूशन। इसको हम कहेंगे एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री, या इसको हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम बेसिकली ये क्या है कि ये सेंट्रल बैंक क्या हो जाता है, एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो मॉनेटरी सिस्टम में ये वर्क करता है और ये बैंक को कंट्रोल करता है। बैंक को कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बैंक क्या हो गया? इट्स द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया ये। और जितने भी हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम में ये एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब है क्या कि इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई क्या जरूरत है हमें एक सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक हमें क्यों चाहिए? तो सेंट्रल बैंक के जो नीड्स आप देखोगे, या आप इसमें कह सकते हो नेसेसिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के नीड्स क्या है, क्यों हमें चाहिए सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक नीड्स ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक की जरूरत हमें क्या होती है? तो सेंट्रल बैंक की जरूरत हमें इसलिए होती है कि एक ऐसा मॉनेटरी सिस्टम हो जो मैनेजमेंट कर सके। किस चीज का भाई? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। तो मॉनेटरी सिस्टम रिक्वायर्स मैनेजमेंट। इसमें आप कह सकते हो कि मॉनेटरी सिस्टम रिक्वायर मैनेजमेंट। तो एक तो हमारा ये हो गया कि एक ऐसा हमारे पास सिस्टम होना चाहिए जो कि हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको उसका मैनेजमेंट कर सके। और उसके बाद दूसरा होता है कि मॉनेटरी सिस्टम रिक्वायर्स कंट्रोल एंड सुपरविजन। सुपरविजन यानी हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो हमारे जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको क्या करे? मैनेजमेंट करे और उसको कंट्रोल करे और उसका सुपरविजन करे। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है सेंट्रल बैंक की। इन इंडिया बेसिकली सेंट्रल बैंक नोन एज आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको मैंने पहले ही बताया, जैसे अमेरिका में आप जाओगे तो वहां पे फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इस तरह से हर कंट्री का अपना अपना
जो सेंट्रल बैंक है उसका अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन उनका फंक्शन एक ही है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या है, सेंट्रल बैंक एक एफएक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। किसका भाई? तो बैंकिंग सिस्टम का। किसका? बैंकिंग सिस्टम का। और हमें सेंट्रल बैंक क्यों जरूरत है? तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बैंकिंग सिस्टम को, मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करे और उसको कंट्रोल करे और साथ में उसका सुपरविजन करे। तो अब हम करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक का फंक्शन। तो फंक्शन देखते हैं। अब हम करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं वो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो फंक्शन है वो है इशू ऑफ करेंसी। इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया बेसिकली जो करेंसी इशू होते हैं वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। लेकिन जरा सा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं मैं कि आरबीआई 2 रुपीज और मोर ऑल पेपर करेंसी इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई का मोनोपोली होता है। याद रखना है आपको कि 2 रुपए और 2 रुपए से ऊपर जितने भी कागज वाले नोट्स होते हैं यानी पेपर करेंसी वो इशू करते हैं आरबीआई। अदरवाइज जितने क्वाइंस हैं और 1 रुपीज पेपर करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरबीआई को मोनोपोली किस चीज के लिए है? ऑल द पेपर करेंसी 2 रुपीज और अबव, यानी 2 रुपए और 2 रुपए से ऊपर जितने भी पेपर करेंसी हैं वो कौन इशू करता है? आरबीआई। तो ये याद रखना, इसलिए इसको मोनोपोली है। इसका पहला फंक्शन ही आपका इशू ऑफ करेंसी हो जाता है। उसके बाद दूसरा हो जाता है बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। अब आप देखिए, जैसा कि कमर्शियल बैंक के लिए मैंने बताया था कि ये इट्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, यानी कमर्शियल बैंक का रिलेशंस किसके साथ होता है? जनरल पब्लिक के साथ। लेकिन आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक जो है हमारे कंट्री का, आरबीआई, उसका पब्लिक रिलेशन नहीं हो सकता। पब्लिक अपना अकाउंट आरबीआई में नहीं ओपन कराती है। तो आरबीआई कैसे काम करता है? तो वैसे ही काम करता है जैसे कमर्शियल बैंक हमारे लिए काम करता है, वैसे ही आरबीआई गवर्नमेंट के लिए काम करता है। गवर्नमेंट का एज ए एजेंट के रूप में काम करता है। गवर्नमेंट के जितने बैंकिंग फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करता है कौन? आरबीआई। आरबीआई टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का जो फंड है उसको रिकवर भी करता है, गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो भी करता है कहीं पेमेंट करना हो। तो ये सारा चीज बैंक करता है कौन? आरबीआई। इसीलिए इसको बैंकर ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। उसके बाद होता है तीसरा, इसमें होता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजर। जो आरबीआई है वो बैंकर्स के भी बैंक हैं। जितने हमारे यहाँ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बैंकिंग सिस्टम में, उनको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है आरबीआई के पास। इसलिए वो डील करती है कौन? आरबीआई इनको, और उसको सुपरविजन करती रहती है कि कोई बैंक कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए उसका सुपरवाइजर, और टाइम टू टाइम आरबीआई बैंक को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस कमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ता है। मस्ट बी मैंडेटरी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द आरबीआई। आरबीआई जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन देगी वो कमर्शियल बैंक को मानना पड़ेगा। इसीलिए इसको बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर कहा जाता है। इसके अलावा जो पॉइंट है इसमें, वो तीसरा हो गया क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं कि आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी कह सकते हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी हम कह सकते हैं इसको। तो क्रेडिट कंट्रोल भी हम कहते हैं कि ये क्रेडिट कंट्रोल करती है। क्रेडिट कंट्रोल के कई सारे फंक्शंस हैं जो आप
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जब चैप्टर करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें उस वीडियो में आपको सारा कुछ मिलेगा, वो वीडियो आप देखिएगा। लेकिन इसमें मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं। क्रेडिट कंट्रोल में सबसे पहला आ जाता है बैंक रेट। बैंक रेट, बैंक रेट है क्या? तो कहता है कि बैंक रेट मीन्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंडिंग मनी टू कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए होता है आरबीआई से, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको पैसा मिलता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बैंक रेट कहते हैं। तो टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को नजर में रखते हुए बैंक रेट को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, जिसके राइट्स किसके पास हैं? आरबीआई के पास है। आरबीआई टाइम टू टाइम इसको चेंज करती रहती है। उसके बाद होता है बी में आप ले लीजिए सीआरआर एंड एसएलआर ले सकते हैं, जिसको एलआरआर भी आप कह सकते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। तो सीआरआर हो गया आपका कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं कि इट इज अ मैंडेटरी फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक टू केप्ट सम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स बिफोर द आरबीआई। यानी आरबीआई के पास जितनी भी बैंक को डिपॉजिट्स आते हैं, उसका कुछ परसेंट उसको कहाँ रखना पड़ता है? आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये भी अप डाउन होता है एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द आरबीआई। कभी आरबीआई इसको सीआरआर को बढ़ा देती है और कभी घटा देती है। बढ़ा देगी तो क्रेडिट क्रिएशन स्लो हो जाएगा, और कम कर देगी तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाता है। उसी तरह से एसएलआर है। एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? कि इट इज अ मैंडेटरी फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक टू केप्ट सम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ कैश। उसको अपने पास रखना होता है, आरबीआई के पास नहीं रखना होता है। तो इससे भी उस पैसे का यूज वो लैंडिंग मनी में, यानी किसी को लोन या एडवांस देने में यूज नहीं कर सकती है बैंक। तो इस तरह से क्रेडिट क्रिएशन में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एसएलआर को बढ़ा देना या घटा देना। इसका कंप्लीट डिटेल आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा। अब आप देखो इसका सी होता है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में इट्स द ऑपरेशंस या एक्टिविटीज इन विच सेल परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। आरबीआई सेल परचेज करती है किसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिस किसी भी बैंक के पास जितना ज्यादा होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। तो इसलिए जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना शुरू कर देती है, जिससे कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो जाएं और वो लैंडिंग मनी कम कर दें, जिससे कि इनकम फ्लो जो इकोनॉमी का है वो फॉल हो जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, डिमांड कम हो जाए। और डिफ्लेशन के केस में वो खरीदना शुरू कर देती है आरबीआई, यानी कि पैसा का जो इकोनॉमी में इनफ्लो है वो बढ़ा देती है, जिससे कि इनकम जनरेट ज्यादा हो और कंजम्पशन कैपेसिटी इकोनॉमी का बढ़ जाए। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है। उसके बाद डी होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट में आप देखिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट में बेसिकली जब आपको लोन चाहिए होता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखते हो, यानी कोलेटरल बेसिस पे लोन आपको अवेलेबल होता है। मॉर्गेज में होता क्या है कि यदि आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और आपको 70 लाख रुपीस आपको लोन मिल रहा है, इसका मतलब है मार्जिन कितना है? 30%। तो आरबीआई के पास ये है पावर कि वो मार्जिन को बढ़ा और घटा सकती है। इन्फ्लेशन के केस में मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है, हो सकता है 40% कर दे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन अगेंस्ट 1 करोड़ प्रॉपर्टी इज ओनली 60 लाख।
और डिफ्लेशन के केस में मार्जिन को कम कर देती है। यदि वो 80% यानी 20% मार्जिन रखती है तो आपको 80 लाख अगेंस्ट 1 लाख के प्रॉपर्टी में आपको लोन मिलेगा। तो ये हो जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। और भी इसमें कई सारे हैं। इसके अलावा आपको मैं यहीं पे 4th पॉइंट लिखवा देता हूं, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स। तो इस तरह से आप देखोगे कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स का मतलब होता है कि जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन अवेलेबल नहीं होता तो वो आरबीआई से लोन लेती है। दैट्स व्हाई आरबीआई नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारा फंक्शंस हैं आरबीआई के, और एक और ले लीजिए आप, क्लियरिंग फंक्शन कि जब एक बैंक का चेक दूसरे बैंक का चेक, आपने देखा है कि जब आप इसका एग्जांपल बहुत अच्छा मैं आपको दे दूं, आप जब आपके पास मोबाइल होता है या टेलीफोन होता है, आप नंबर मिलाते हो तो वो पर्टिकुलर उसी जगह पे चला जाता है, रिंग होता है। वो कैसे होता है? तो वो होता है एक्सचेंज के थ्रू, एक्सचेंज, और ये इतना फास्ट होता है जो आपको पता भी नहीं लगता। उसी तरह से एक क्लियरिंग हाउस होता है जहां हर बैंक का चेक पहुंचता है, जिस बैंक का जितना पेमेंट जाना है वहां से क्लियर हो जाता है, और इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो आरबीआई परफॉर्म करती है, इसीलिए इसको क्लियरिंग फंक्शंस भी कहा जाता है। उसके बाद एक और आप ले सकते हो, कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्ट करती है कौन? आरबीआई, एंड पब्लिश्ड किस लिए करेगी? तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये डाटा पब्लिश कर देती है, जिससे कि पब्लिक को ये पता लगे कि इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है। तो यही आपके आरबीआई के फंक्शंस हैं, और एटसेट्रा और भी हो सकता है, लेकिन इतना फंक्शंस आप लर्न कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। और ये जो पॉइंट 3rd जो क्रेडिट कंट्रोल है या क्रेडिट क्रिएशंस होता है एंड सप्लाई कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, ये जो पोर्शंस हैं ये आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले वीडियो में मिलेगा, वहां आप इसको देखेंगे। तो ये फंक्शंस हो गए। तो इस तरह से आपका बैंक, हाँ इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि जितने भी मैंने कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में बताया, उससे आपको उसमें डिस्टिंग्विश पता लग गया होगा। तो आप अपने नोटबुक पे आप एक कॉलम बनाइए कमर्शियल बैंक का और सेंट्रल बैंक का, जिसमें कि आपको पता लग जाए कि डिस्टिंग्विश आप करो कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है। तो ये एक होमवर्क ही समझिए, आप इसको डिफरेंस में ले सकते। तो इस तरह से आप एक डिस्टिंग्विश का एक अपने नोटबुक में बना लीजिए कि जैसा मैंने बताया आपको कि एक तरफ कमर्शियल बैंक रखिए, एक तरफ सेंट्रल बैंक रखिए, और फिर दोनों का डिस्टिंग्विश कीजिए। ऐसा करने के बाद आपको क्या होगा, लर्न भी हो जाएगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो ये आपको कैसा लगा ये कमेंट करिएगा, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पुश करिए। और स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आप स्टूडेंट्स को ये शेयर करिए, जिससे कि वो भी सब्सक्राइब कर सकें और एक हमारा ग्रुप बन सके, कि जिसमें हम एक कम्युनिटी कह सकते हैं हमारा तैयार हो जाए, जिसमें कि हम सारे कॉमर्स के जितने भी हैं और उनको जो बच्चों को बेनिफिट्स चाहिए वो यहाँ से उनको मिल सके। तो बस यही है और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार